नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर दमदार का। शुरुआत कर रहे हैं रामपुर से, जहां हंगामे की दो खबरें सामने आई आज। दोनों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। पटवाई थाने में, ध्यान से सुनिए, पटवाई थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ता घुस गए। यहां उन्होंने एसएचओ के साथ बदसलूकी की। पटवाई थाने की तस्वीरें हैं। इसमें यह शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बजरंग दल का कार्यकर्ता है, भीड़ लेकर थाने में घुस जाता है, इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज करता है, थाने में आग लगाने की धमकी देता है। इस शख्स ने इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया कि पटवाई के इंस्पेक्टर ने उसके किसी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा, जिससे वो आग बबूला हो गया और पूरा गैंग लेकर थाने में घुस आया। ना उन्होंने बताया रिकॉर्डिंग सुना, जो मर्जी कर लेना। तुम आम आदमी को मारोगे? ये अधिकार किसने दिया? नहीं मारा, मैंने बैठाया। तुमने 4 थप्पड़ मारे, उसे कदम खाओ अपने बच्चों की। पटवाई में बजरंग दल ने इसलिए थाने में आग लगाने की धमकी इस शख्स ने दी क्योंकि पुलिस पर आरोप था कि उसने बजरंग दल के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा है। मिलक थाने में जो हुआ वो उससे थोड़ा अलग है। यहां बजरंग दल के कई कार्यकर्ता, लगभग 100 तो रहे होंगे, नारेबाजी करते हुए थाने पहुंच गए। ये लोग अपने साथ जानवरों के कटे सिर और पैर लेकर आए थे। इनका आरोप है कि इलाके में गौकशी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। काफी देर तक ये लोग थाने में हंगामा करते रहे। 3 दिन पहले मिलक बाईपास पे 4 नंदियों के सर, उनकी खाल, अनेक अवशेष प्राप्त हुए। बजरंग दल के जिला गौरक्षा प्रमुख मुकेश पटेल जी के द्वारा पुलिस को तहरीर भी दी गई, कसाईयों के नाम भी अवगत कराए गए, लेकिन मिलक पुलिस की कोई कार्रवाई न होना कसाईयों को मनोबल बढ़ा दिया। ये थाना मिलक क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी धनेली बाईपास पर 4 गौवंशीय पशुओं के सिर मिले हैं और उनके पैर मिले हैं, जिसको लेकर के उनके द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें एफआईआर पंजीकृत करा करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जल्द से जल्द अभियुक्तों की पहचान करके उनको अरेस्टिंग कराई जाएगी और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर में जिला जेल में कैदी की मौत के बाद बंदियों ने जमकर बवाल काटा। तोड़फोड़ के साथ ही बंदियों ने जेल अस्पताल में आग लगा दी। बंदियों का यह हंगामा कई घंटों तक जारी रहा। स्थिति पर काबू पाने को जेल प्रशासन ने भारी पुलिस और पीएससी फोर्स को मौके पर बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने गेट बंद कर आंसू गैस के गोले दागे। अंदर जो है बवाल तक की खबरें हैं कि कैदी जो है आपस में बवाल कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि आगजनी की खबर है। प्रशासन जो है मौके पर पहुँच चुका है। सूचना मिलते ही जौनपुर के एसपी राजकरण नैयर, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा समेत भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर हालात का जो है वो जायजा ले रही है। रुक रुक कर जो है बुलेट की आवाज़ की, फायरिंग की आवाज़ है। अब वो किस तरह की बुलेट चलाई जा रही है, वो रबर की चलाई जा रही है कि आंसू गैस की चलाई जा रहे हैं। हालांकि जो है ड्रोन कैमरे पर पूरे जेल का जो कैंपस है, कैदियों का जो बैरक है, उस पर प्रशासन पैनी नज़र रखे हुए है। मनोज सिंह पटेल, न्यूज 18 जौनपुर। कानपुर में पुलिस की गिरफ्त में आए हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने के मामले में पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता नारायण सिंह को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को कानपुर पुलिस ने नौबस्ता से धर दबोचा। ये सभी पुलिस पर हमले के बाद से फरार चल रहे थे। हिस्ट्री शीटर वांछित अपराधी मनोज सिंह को कानपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको छुड़वाने हेतु जो 12 व्यक्ति चिन्हित किए गए थे कानपुर पुलिस द्वारा, उनमें से एक व्यक्ति रणधीर सिंह तोमर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। उसके अलावा आज नोएडा से अलग अलग स्थानों पर दबिश दे करके कानपुर पुलिस ने जो है नारायण सिंह भदौरिया जो था किदवई नगर निवासी, उसको गिरफ्तार किया। उसके अलावा रॉकी यादव को गिरफ्तार किया और गोपाल शरण चौहान, इन तीनों की आज गिरफ्तारी हुई है।
लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भगोड़े आईपीएस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। मणिलाल पाटीदार पर इनाम बढ़ाया गया है। पहले ये इनाम की राशि 50,000 रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। एडीजी प्रयागराज ने इनाम की घोषणा की। मणिलाल पाटीदार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अब आपको अलीगढ़ शराब कांड से जुड़ी अपडेट दे देते हैं। अभी तक 82 लोगों का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, जिसमें पता चला है कि 40 लोगों की मौत शराब पीने से हुई थी। वहीं इस कांड का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। अलीगढ़ में शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक कुल 98 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर शराब पीने से सिर्फ 40 लोगों की ही मौत का दावा कर रहा है। शराब कांड का पहला मामला लोधा, खैर और गभाना इलाके का है। यहाँ कुल 82 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ, जिनमें से 30 लोगों की मौत शराब पीने से होने का दावा किया जा रहा है। 13 से ज़्यादा एफआईआर, 13 से ज़्यादा एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है और इसके अलावा पुलिस ने 36 से ज़्यादा एक्यूज को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। शराब के इस अवैध कारोबार से जुड़े हुए 36 से ज़्यादा लोग, मोर देन 36 जो एक्यूज थे, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसमें कि 50,000 से के इनामिया तक लोगों को हम लोगों ने तत्काल गिरफ्तार किया। शराब कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब माफिया विपिन चौधरी और ऋषि पर अब तक 13 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है और अब तक 34 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें आरोपी ऋषि का बेटा और पिता भी शामिल हैं। साथ ही माफिया की संपत्ति पर भी पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में है। 50,000 का इनामी ऋषि अब तक फरार है। डीआईजी दीपक कुमार के मुताबिक जल्द ही सभी शराब माफिया सलाखों के पीछे होंगे। प्रतापगढ़ में बड़े शराब माफिया गुड्डू सिंह ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसने प्रतापगढ़ की सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया। आरोपी गुड्डू सिंह 12 करोड़ की शराब बरामद होने के मामले में मुख्य आरोपी है। बता दें कि कुंडा इलाके में पुलिस छापा मारकर 3 अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा कर चुकी है और 12 करोड़ की शराब यहां से बरामद की थी, जिसके बाद फरार गुड्डू सिंह पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था और आज उसने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गुड्डू सिंह, सुधाकर सिंह और पंकज सिंह मुख्य आरोपी बनाए गए थे। हालांकि 1.5 माह बीतने के बाद भी प्रतापगढ़ पुलिस इनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी। उस समय कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ पुलिस ने खूब वाहवाही भी लूटी थी। हालांकि कहीं ना कहीं गुड्डू सिंह ने बातचीत के दौरान आरोप लगाया है कि कुछ डिमांड थी, वो पूरी ना होने के कारण उनको जो है गलत फंसाया जा रहा है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिसमें कई जगह पेड़ गिर गए। कल से ही दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन अब यहां हुई बरसात से तापमान कम हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने एक बार फिर भरोसा दिखाया है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही बीजेपी साल 2022 के चुनावी दंगल में उतरेगी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने 3 दिन तक बैठक ली, जिसमें यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में विधायकों से अलग अलग फीडबैक लिया गया, जिसकी रिपोर्ट बीएल संतोष ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने एक बार फिर से सीएम योगी पर भरोसा दिखाते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। साथ ही योगी कैबिनेट के जल्द विस्तार की भी अटकलें हैं। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी की 5 और 6 जून को बैठक है, जिसमें जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ गांव, गरीब, किसान, कमजोर तबकों के समावेशी विकास के लिए काम कर रही है और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम दोबारा चुनाव जीतेंगे, ये तय है। यूपी विधानसभा का 2022 का चुनाव सीएम योगी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। पिछले कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक अटकलेबाजियों को पार्टी आलाकमान ने विराम देते हुए सीएम योगी के नाम पर मुहर लगा दी है। पिछले दिनों बीएल संतोष ने लखनऊ में सीएम योगी और सभी कैबिनेट मंत्रियों का फीडबैक लिया था, जिसके बाद अब दिल्ली में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी के नाम पर निर्विरोध सहमति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन काम करने वाला एक जीवंत संगठन है और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए लगातार प्रवास होते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का प्रवास भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा था। वहीं विपक्ष सीएम योगी के नाम के ऐलान के बाद अपनी अलग ही प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव की तैयारी कर रही है। जनता की कोई चिंता नहीं है, सत्ता की चिंता है। कमाल है भाई ये पार्टी। इस पार्टी को जनता की तो कोई चिंता नहीं है। और इस देश को
हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी हो रही है। विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन अब यूपी में उसके सामने सीएम योगी के नाम से पार पाने की चुनौती है। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यूपी सरकार पर हमला बोला। नीति आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है, मोहर लगी इन्वेस्टमेंट मीट के झूठ और बीजेपी सरकार के झूठे काम पर। नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी का प्रदर्शन आया निचले पायदान पर। अखिलेश यादव का ये ट्वीट है। दरअसल नीति आयोग की लिस्ट में यूपी को नीचे से चौथा स्थान मिला है, जबकि केरल पहले नंबर पर है। सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट का मानक तैयार करने के लिए केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने 12 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी को अगले 10 दिनों के अंदर मानक तैयार करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय की ओर से गठित इस कमेटी में शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपिन कुमार भी शामिल हैं। इस कमेटी की पहली मीटिंग कल हो सकती है। इसके बाद कमेटी के लोग एजुकेशन एक्सपर्ट से सलाह करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे बाद में मंत्रालय को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षा मंत्रालय रिजल्ट तैयार करने को अपनी मंजूरी देगा। यूपी के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सर्विसेज फिर से शुरू कर दी गई हैं। अब सामान्य मरीज भी अस्पतालों में जाकर दवाएं और परामर्श ले सकेंगे। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से यूपी में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं। ये गोरखपुर का जिला अस्पताल है। ओपीडी सर्विस स्टार्ट होने के पहले दिन ही यहाँ मरीजों की संख्या कम रही, लेकिन डॉक्टर्स मौजूद थे। लोगों ने अपनी बारी आने पर डॉक्टर से सलाह ली। ओपीडी 1.5 महीने से बंद थी, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी। आज पहला दिन है, खुला है, हम लोग आए हैं इलाज के लिए और यहाँ पे बहुत बढ़िया सब काम हो रहा है, डॉक्टर बैठे हुए हैं। प्रयागराज के जिला महिला अस्पताल, डफरिन अस्पताल, मंडलीय अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भी ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। इन अस्पतालों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी सर्विस दी गई। हालांकि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जांच कराने के लिए मरीजों से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। हालांकि आज पहला दिन होने के नाते अस्पतालों में भीड़-भाड़ कम ही नजर आ रही थी। हम यहाँ अक्सर आते थे, लेकिन डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं थे यहाँ पे, तो हम लोग आके लौट जाते थे। आज बहुत दिन बाद हॉस्पिटल खुला है, तो आज जाके डॉक्टर को दिखाया हमने। उन्होंने कहा वहाँ जाइए मेडिकल अस्पताल, उनको जो टेस्ट कराइए कोविड। हमका कोविड कोई सवाल नहीं, कहीं नहीं, कोई मेरा नियम है। कुछ साइकेट्रिक वाले भी पेशेंट आए हैं और जनरल ओपीडी वाले जैसे बैक पेन, कमर दर्द, ये सब मरीज आए हैं। 1-2 पेशेंट खांसी वाले आए हैं, फीवर वाले पेशेंट अभी तक नहीं आए हैं। लूज मोशन वाले भी आए हैं, 3-4 मरीज लूज मोशन वाले आए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मरीज देखा जा रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करके। इसीलिए हमने कहा कि जल्दी जैसे पेशेंट आते जाएं और उनको निपटाते जाएं। डॉक्टर से मैंने कह दिया जल्दी बैठिए, राउंड भल के बीच में चाहे तो आकर के कर ले। अभी तो पेशेंट ज़्यादा है नहीं। ओपीडी में आने वाले मरीजों का इलाज कोविड प्रोटोकॉल के जरिए किया जा रहा है। कुछ मरीजों से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी मांगी जा रही है।